पीछे तक दोनों तालियां। और तेज। महिलाएं कितने तेज तालियां बजा रही महिलाएं। संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का क्रांतिकारियों की भूमि कानपुर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। साथ में उनके साथ हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का भी स्वागत करता हूं। साथ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजीव प्रताप रूडी का भी इस मंच पर स्वागत है। स्वागत के इस क्षण में मैं अपने यशस्वी सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र जी पुष्पगुच्छ से माननीय मोदी जी का स्वागत करें और स्मृति चिन्ह के भी प्रदान कर माननीय मोदी जी का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह जबरदस्त स्वागत मित्रों। एक बार खड़े होकर पुनः फिर एक बार वीआईपी से महिलाओं का तालियां, एक बार और लगना चाहिए आपका जोश। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह भोलेनाथ का गंगा जी मित्रों और जबरदस्त एक बार पूरा परिवार है। अब बड़ी माला हेतु मैं मंच पर उपस्थित अपने सांसदों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि वो बड़ी माला से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करें। आप सभी से आग्रह है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं अपने अकबरपुर रनिया के लोकप्रिय सांसद देवेंद्र सिंह जी से कि वो सिर्फ 2 मिनट में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। पूरे दुनिया में भारत के मान को बढ़ाने वाले हमारे संरक्षक जो आज कानपुर की सरजमी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए, ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, मंच पर उपस्थित हमारे गुरु और यहाँ के सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में हमारे साथी आदरणीय केशव प्रसाद जी मौर्य, मंच पर उपस्थित हमारे पड़ोसी जनपद की सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री बहन निरंजन ज्योति जी, मंच पर उपस्थित कौशल विकास राज्य मंत्री
आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, सभी मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों और बहनों, और कानपुर की इस सरजमी पर हमारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज इस कानपुर की सरजमी पर हमारा सौभाग्य है कि आज से लगभग 3 साल 2 महीने पहले इसी 19 दिसंबर जो आज है 19 अक्टूबर को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर पूरे देश की निगाहें थी, जिनके आह्वान पर इस देश के लोगों ने भारत में सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था, 19 अक्टूबर 2013 की सरजमी पर हमारा ये सौभाग्य है कि कानपुर जनपद में आए थे और कानपुर में भी अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत कल्याणपुर विधानसभा में उनका कार्यक्रम था। आज हमारा सौभाग्य है कि जिनके आह्वान पर देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना और भारत की सरकार बनाई। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व लिया है, तब से लेकर के आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गरीब के लिए, कमजोर के लिए, दलित के लिए, बेसहारा के लिए, सभी वर्गों के लिए कोई न कोई योजना, कोई न कोई काम ना करते हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने लगातार इस देश पर 55 साल तक राज्य किया, इन लोगों को सबक लेना चाहिए। इन लोगों को सबक लेना चाहिए। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, उस भारत और चाइना के युद्ध में तत्कालीन भारतीय जनसंघ के रूप में और हमारे तमाम अनुसांगिक संगठनों ने मिलकर के देश की सुरक्षा का सवाल था, देश की मर्यादा का सवाल था। सारे लोगों ने मिलकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का साथ देने का काम किया था। इन लोगों को सबक लेना चाहिए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गरीबी और अमीरी का नाम देकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रीवी पस लगाया था, तब भी भारतीय जनसंघ के रूप में हमने उनका सहयोग करने का काम किया था। इन्हें सबक लेना चाहिए। इस कानपुर की सरजमी पर शिक्षा प्राप्त करने वाले और भारत के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सबक लेना चाहिए। 1971 में भारत और पाक का जब युद्ध हो रहा था, भारत और पाक के युद्ध में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को दुर्गा का अवतार बताया था। इन्हें सबक लेना चाहिए कि जब जब भी देश में कोई ऐसी स्थिति आई है, हमने बढ़कर के, हमारे पार्टी के लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़कर के संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए उनकी बात की हामी भरने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब 8 नवंबर 2013 को, 8 नवंबर 2016 को इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए, इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, हमारे जयप्रकाश नारायण, सारे के सारे लोगों ने गरीबी और अमीरी की खाई पाटने के लिए जब कोई न कोई काम किए होंगे, हमने साथ दिया होगा। लेकिन आज कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग जिस तरीके से हमारा विरोध करते हैं, इन्हें नहीं मालूम है यह संकल्प है प्रधानमंत्री का, जब तक हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मानवर इतना कहते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ कानपुर की कुछ समस्याएं हैं। मानवर कानपुर में वही स्थिति है जो बुंदेलखंड की स्थिति है। इसलिए कानपुर नगर और कानपुर जनपद, आपने चूंकि यहाँ सिपाही के रूप में हमें चुना, आपका आशीर्वाद मिला, जनता ने सहयोग दिया, यहाँ बुंदेलखंड जैसी सुविधाएं हो जाए, कानपुर महानगर के जो हमारी आबादी का घनत्व है 2 जनपद हो जाए। कानपुर महानगर में हमारे यहाँ एक 12 टोल प्लाजा है, जिसको लेकर के तत्कालीन सरकार ने भ्रष्टाचार करके गलत तरीके से निर्धारण किया है, उस पर ध्यान देने का आवश्यकता है। और एक अमरहाट पंप कैनाल योजना, जो लगातार उस योजना का आखिरी चरण पूरा होना है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की, माता की। भारत माता को, भारत को अपना मंदिर मान करके और उसके निवासियों को अपना भगवान मान करके इस भारत में रहने वाले गरीबों को अपना इष्टदेव मान करके, जैसे जिनके लिए लगातार समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
मैं कानपुर की पावन धरती पर अपनी ओर से, कानपुर की ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार हम सब स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान इस कानपुर के लोकप्रिय सांसद, हम सबके नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, आदरणीय बहन निरंजना ज्योति जी, मानवेन जी, भोले जी और यहां मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रदेश के, क्षेत्र के, जिले के सभी पदाधिकारी और यहां पर मौजूद भारी संख्या में उपस्थित मेरे पिता तुल बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मैं 2-3 बातें कह करके, चूंकि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और उनको सुनने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हैं। मैं 2017 का चुनाव आपके सामने है। 2017 का चुनाव संभवतः जो संकेत मिल रहे हैं फरवरी के महीने में होने वाला है। 2012 में एक चुनाव हुआ था, 2012 में एक चुनाव हुआ था जिसमें श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों का आह्वान किया कि ये नौजवानों, आप सपा की साइकिल को चलाइए, हम नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे, भर्तियां करने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी जिस दिन से सरकार में आए, उन्होंने केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को धोखा दिया, भर्तियों में भ्रष्टाचार किया, बेईमानी किया, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा करने का काम किया। मेरे मित्रों, श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा दिया है, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपने 2014 में जिस कानपुर के अंदर हम खड़े हैं, यहां पर आपने समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। मैं आप सबको आज यहां पर यह निवेदन करने के लिए आया हूं। 2014 में तो साइकिल पंचर किया है आपने, लेकिन 2017 में साइकिल को पंचर नहीं मित्रों, खंड खंड करके सैफई भेजने का काम करना, या मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सपा कभी बसपा, या दोनों जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं, जिनका गरीब से कोई लेना देना नहीं, जिनका गांव से कोई लेना देना नहीं, जिनका किसान से कोई लेना देना नहीं, वह देश उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में भारत की जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खजाने का मुंह खोल करके रखा है। आज भी इतनी बड़ी योजना यहां पर आई जिसकी चर्चा करेंगे। मैं आप सब लोगों को इतना ही आह्वान करने के लिए आया हूं। 2014 में आपने कमल खिलाया, लेकिन वह विजय अभी अधूरी है जब तक 2017 में उत्तर प्रदेश में कमल नहीं खिल जाता। जो विकास की योजना उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, उसमें बाधा डालने का लगातार काम हो रहा है। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा, 2014 को 2017 में दोहरा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 337 विधानसभा सीटों को जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएगी। मैं आप सबको यह भी आह्वान करना चाहता हूं, 2014 में 2017 दोहराइए, और 2017 में अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से विजयी बना दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्यसभा में जो रोकने का काम किया जाता है, वह राज्यसभा का रास्ता भी उत्तर प्रदेश के अंदर से खुल जाएगा और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी को बहुमत मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सबको 2014, 2017, 2019 इसका आह्वान करता हुआ, आप सभी बंधुओं से सबको नमन करता हुआ यही आह्वान करूंगा, 2017 में जाइएगा सबको भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मेरे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यार ये आवाज तो यहां से अभी मेरा ख्याल है बिठूर तक नहीं पहुंची है, पहुंचानी तो लखनऊ तक है ना पहले। अभी
जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। और अब इसको दिल्ली तक भी पहुंचाना है, ताकि वहां सबको ये पता लगे कि नरेंद्र भाई के आने पर कितने उत्साह के साथ कानपुर में भारत माता की जयकारा लगती है। बोलिए, भारत माता की। भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी सांसद, मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल सभा में पधारे हुए बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों, आज का दिन हमारे कानपुर के लिए एक बहुत गौरव का दिन है। इससे पहले कि मैं आज के दिन के बारे में कुछ थोड़ा सा कहूं, मुझे आपको ये बताना है कि पिछले 2.5 साल में कानपुर महानगर को जो कुछ विकास के कार्यों का अनुदान, उपादान, वरदान, जो भी कुछ कहिए, वो इन 2.5 सालों में मिला है। कानपुर एक उपेक्षित शहर बन गया था। कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है। 10,000 करोड़ का राजस्व यहां से मिलता है। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि इसका यदि विकास होगा तो ये 20,000 करोड़ तक दिया जा सकता है यहां से राजस्व। और शुरुआत हुई यहां। कैसे शुरुआत हुई? हमारे यहां टूल रूम की स्थापना हुई, जिसके विस्तार में आज यहां कौशल विकास योजना का एक विस्तृत खाका हमारे सामने आया। हमारे यहाँ 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया। 15,000 करोड़ रुपए से मेगा पावर प्लांट आए। कानपुर महानगर में मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई। कानपुर स्मार्ट शहर बना, ग्रीन शहर बना। गंगा नदी के किनारे अनेक कार्यक्रम इसको प्राप्त हुए। और आज जो कार्यक्रम मिले हैं, उससे तो कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। बहुत दिन पहले चीन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है और हिंदुस्तान दुनिया का मुनीम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज घोषणा की है, वो मैं दोहराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वो समय बहुत शीघ्र आ रहा है जब हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री और दुनिया के हिसाब किताब रखने दोनों का केंद्र बनेगा और चीन हमसे पीछे रह जाएगा। आज चीन हमसे घबरा रहा है, इसीलिए भारत जिस ढंग से तकनीकी उन्नति कर रहा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। प्रधानमंत्री जी तकनीकी उन्नति चाहते हैं, देश का रूपांतरण चाहते हैं। एक सामान्य व्यवस्था से, सामान्य गति से चलने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि एक तेजी से दुनिया को पछाड़कर आगे चलने वाले देश के रूप में हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करना है और कानपुर महानगर इसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। यहाँ IIT है, यहाँ HBTI यूनिवर्सिटी है, यहाँ HAL है, यहाँ डिफेंस की 6 फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, यहाँ अनेक रिसर्च लैबोरेटरीज हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कारखाना है कई उद्योगों का। उस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया जाए तो एक लाल इमली ही अगर हमारे यहाँ पुनर्जीवित हो जाए तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे अनेक उद्योग हैं, ऐसे अनेक कारखाने हैं जिनको हम यहाँ चला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आज सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सुने। वो देश को किस तरह से तेज रफ्तार से आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरह से वो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज तक क्या कभी इस देश में ऐसी जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसमें पाकिस्तान का सिर चक्कर खा गया, जिसमें चीन घबरा गया? क्या ऐसा कोई कदम उठाया गया जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक नया नमूना पैदा हुआ? दुनिया के अनेक अर्थशास्त्रियों ने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि यह कदम अद्वितीय है, अद्भुत है
और एक प्रधानमंत्री जिसमें इच्छा शक्ति है और देश को आगे ले जाने की, वही इस कदम को ले जा सकता था। और आज मुझे खुशी है कि इस कदम से इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का भारी विकास होने वाला है। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आने वाली है और कालाबाजारी और भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एक ही बार में इस देश का कायापलट कर दिया, रूपांतरण कर दिया, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी। वो आज यहाँ आए हैं। जब 1914 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तब उस समय भी कानपुर से ही रैली की शुरुआत हुई थी और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से कितने अधिक सांसद जीतकर आए और दिल्ली में सरकार बनी। आज भी रैली की शुरुआत कानपुर से हो रही है और ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे और यहाँ नई सरकार बनाएंगे, इस प्रदेश का रूपांतरण करेंगे, प्रदेश का नक्शा बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका हम सब बहुत बेसब्री से, बेताबी से सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि वो उत्साह से लबरेज हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भारत माता की। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, युवा नेता श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी साध्वी निरंजन ज्योति जी, संसद में मेरे साथी श्री ओम जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, विधायक एवं महासचिव श्री सलील बिश्नोई जी, प्रदेश सचिव श्रीमान स्वतंत्र देव पटेल जी, श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, मानवेंद्र सिंह जी, कौशलेंद्र सिंह पटेल, बाबूराम निषाद, श्रीमती कृष्णा पासवान जी, प्रकाश शर्मा जी, सुरेंद्र मैथानी जी, अरुण पाठक जी, राहुल अग्निहोत्री जी, सत्यदेव पचौरी जी, श्रीमती अनीता गुप्ता जी, श्री रघुनंदन भदौरिया जी, रामशरण कटियार जी, सतीश महाना जी, श्रीमान हरद्वार दुबे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है, आंधी चल पड़ी।
ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है। भाइयों बहनों, आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कार्यक्रम में शरीक होना था। यहीं पर पास में ही उस कार्यक्रम का समारोह था। अनेक प्रकार की नई योजनाएं खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवान जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जावान नौजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का ऊर्जावान नौजवान पूरे भारत को नई ऊर्जा दे सकता है, नई गति दे सकता है, विकास की नई उड़ान दे सकता है। और इसलिए आज यहां पर स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। पूरे देश में भी अनेक कार्यक्रमों को आज लॉन्च किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है, युवा शक्ति है, वे विश्व में अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना अस्तित्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है। भारत आज सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 65% से ज्यादा है। जो देश नौजवान हो, जिस देश के पास ऊर्जावान युवा हो, वह देश दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है। लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, देश में गति हो, विकास की उड़ान हो। तो भाइयों बहनों, भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे देश के युवा में है। आज हमने गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया, बिजली के लिए एक सबस्टेशन का भी लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से ऊर्जा के प्रोजेक्ट है, एनर्जी के प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में ऊर्जा का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 30 साल तक देश में स्थिर सरकार नहीं थी, समझौते से गाड़ी चल रही थी, निर्णय नहीं होते थे। पूरी देर
एक को संभालो तो दूसरा नाराज, दूसरे को संभालो तो तीसरा नाराज। वो अपनों को संभालने में लगे, देश को संभालने के लिए उनके पास समय नहीं था, देश को संभालने के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पित है। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं, वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित है। मैं हैरान हूं, एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदय पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश की संसद को, उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास, मेरे देशवासियों, ये बातें सामान्य नहीं है, गंभीर है। देशवासियों को समझना होगा। संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे, घोटालेबाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे, और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे थे। देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर
चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्त कराना चाहती है, जो देश में ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है और देशवासी जिस ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं उसको लेकर के एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है। लेकिन भाइयों बहनों, जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है, जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है, उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की ललक, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई है? यहां के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है। सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं। भाइयों, तो सामान्य मानवी जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। सामान्य मानवी को परेशान करने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इस चुनाव में भी ये गुंडागिर्दी पालने वाले और गुंडागिर्दी करने वाले बेखौफ होकर के चुनाव में अनाप शनाप सब कुछ करने पर तुले होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तन ला करके रहने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैंने उनके सामने आग्रह से कहा था कि देश ईमानदारी चाहता है, देश ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दल, राजनेता, उनके प्रति जनता के दिल में अविश्वास भरा पड़ा है। लोकतंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को ईमानदारी का विश्वास दिलाएं। और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें, दो विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने
ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते? ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैंने दूसरी बात कही थी, जो हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अभी उसका उल्लेख किया। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है। क्यों न देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का वातावरण क्यों न बनाया जाए, व्यवस्था क्यों न खड़ी की जाए। आए दिन चुनावों के कारण गांव गांव में तनाव पैदा हो जाता है, सारी विकास की यात्रा रुक जाती है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो, 5 साल सब सरकारें जो भी चुनकर आए वो काम करे। मैंने सभी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये दोनों बातें ऐसी थी कि जिससे ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है। भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना है। हमारे देश की बर्बादी के मूल में यही बीमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यक है कि हम इस लड़ाई में एक सिपाही बनकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। भाइयों बहनों, आठ नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा
कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही। ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आके गई, इतने सारे प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1500-1600 गांव ऐसे हैं जहां पर 21वीं सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई? मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गांवों का क्या दोष है कि उनको 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, मैंने लाल किले पर से आह्वान किया था पिछले वर्ष, और मैंने कहा था 1000 दिन में हिंदुस्तान के जो 18,000 गांव, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गांव है, 1000 दिन में मैं बिजली पहुंचा दूंगा। भाइयों बहनों, आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो 1500-1600 गांव थे, उसमें अब 70-72 गांव बाकी रहे हैं। बाकी गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, जो 70-72 गांव बाकी रहे हैं, उसमें भी 50 गांव ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते, सिर्फ कागज पर गांव का नाम बचा है। एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गांव बाकी है जिसका काम तेजी से चल रहा है। अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेज गति से पूरा कर देंगे। ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो, गैस सिलेंडर लेना हो, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। ये माताएं बहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, गरीब माँ बहनों ने, कि कभी उनके घर में भी गैस का चूल्हा होगा, गैस का सिलेंडर होगा, और फटाक से खाना पका करके, खाना बच्चों को खिला करके रोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे। कभी सोचा तक नहीं। हमने बीड़ा उठाया है। 3 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन देना, गैस का सिलेंडर पहुंचाना, और लकड़ी के चूल्हे से सहज बर्बाद हो रही मां बहनों को बचाने का हमने बीड़ा उठाया है। और आज अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों में कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, कोई भाई भतीजेवाद की शिकायत नहीं है, कोई जातिवाद की शिकायत नहीं है। जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रिकॉर्ड पर लिखा है, 35 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में
गैस का कनेक्शन पहुंच गया, गैस का चूल्हा जलने लग गया, बच्चों को अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, अगर काम करना चाहे तो काम कैसे हो सकता है, इसका ये उदाहरण आप दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश, कोई साल ऐसा नहीं जाता है जबकि गन्ना किसान परेशान न होता हो। मिले समय पर चालू न होना, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलना, मिले देर से चालू करने के कारण गन्ने का वेट कम होता है, मिलों वालों को मुनाफा होता है। पहली बार भाइयों बहनों समय पर मिलें चालू हुई है और गन्ना किसानों के 2013, 14, 15 में जो बकाया राशि 20-22 हजार करोड़ थी, उसको भुगतान करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। भाइयों बहनों, यह काम होता है और इसलिए हम देश के किसान को भी ताकत देना चाहते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया का निम कोटिंग, आप जानते हैं यूरिया का क्या उपयोग होता था। मैं जरा दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, दिल्ली वाले बड़े चाव से जो दूध पीते थे ना, उनको पता भी नहीं चलता था कि सही में गाय या भैंस का दूध कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूध कौन सा है, पता तक नहीं चलता था। यूरिया का उपयोग खेत में किसानों को मिलने के बजाय देश को बर्बाद करने पर तुले हुए मुट्ठी भर लोग उसमें से सिंथेटिक दूध बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचा देते थे। अब हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण उसका सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है और वो जमीन में, खेत में डालने के सिवाय कोई उपयोग नहीं हो सकता है। बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी हमने बचाई कि नहीं बचाई? बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? एक निर्णय, नीम कोटिंग, यूरिया का नीम कोटिंग सिंथेटिक दूध बनाने वालों के धंधों पर चोट पहुंचा दी और देश के करोड़ों बच्चे जिनको इस प्रकार का यूरिया से बना हुआ दूध पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था, उन बच्चों की जिंदगी बचाने का काम एक निर्णय से हमने कर लिया है। भाइयों, ये नोटबंदी भी ऐसी है, एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए तो सफेद हो जाएंगे। ये गलती कर गए, उनको पता नहीं था ये सरकार ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी के लिए सरकार है, ईमानदारों के कारण ये सरकार है। और इसलिए जो सरकार ईमानदारों के कारण हो, जो सरकार ईमानदारी के लिए हो, जो सरकार ईमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम मता किए फंस गए। उनको लग रहा था अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था, सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। पहले कभी ये दृश्य देखा था? पहले कभी देखा था ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं। भाइयों, मैं जानता हूं इनकी ताकत कितनी है। जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीद सकते हैं। भाइयों बहनों, वो कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन मेरे देशवासियों, ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं भली भांति जानता हूं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णय, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे पूरा अंदाज है। मेरे देशवासियों ने ये जो कुछ भी सहा है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए सहा है। मेरे देशवासियों ने 8 नवंबर से आज तक भांति भांति के कष्ट झेले हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपने जो कष्ट झेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं झेला है, देश के स्वार्थ के लिए झेला है, देश की भलाई के लिए झेला है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी है, पवित्रता है, प्रामाणिकता है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी, कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। भाइयों बहनों, जो लोग एटीएम के ऊपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है, मिलता नहीं। जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग, जब मैं कहता हूं डिजिटल, ऑनलाइन, लेस कैश, नीड बेस्ड कैश, भाइयों बहनों, एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था। बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, कर इस देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश में मोबाइल फोन लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया।
यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक बनेगा तो कहते मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। भाइयों बहनों, ये सरल कारोबार है और भारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं ये योजना आपको बताता हूं, आप घर घर पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे, जोर से बताइए, घर घर पहुंचाओगे, हर दुकानदार को पहुंचाओगे, गांव गांव पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। भारत सरकार ने ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। 25 दिसंबर क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने वाली है। और योजना ये है कि 8 नवंबर से अब तक 25 तारीख तक अगर आपने अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदी की होगी, आपने मोबाइल फोन के वॉलेट से कोई खरीदी की होगी, तो उसका एक विशिष्ट नंबर जनरेट होता है। इन सारे नंबरों का 25 तारीख को ड्रॉ निकलेगा, इनाम का ड्रॉ निकलेगा और 15,000, कम नहीं, 15,000 लोग जिनका नंबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरफ से 1,000 रुपया जमा हो जाएगा। ये काम हर दिन होने वाला है, एक दिन नहीं, हर दिन होने वाला है, 100 दिन तक चलने वाला है। मतलब कि हर दिन नए 15,000 लोग, जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 100 दिन में 15 लाख परिवारों में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा, 7 दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिए जाएंगे। और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर एक बम्पर ड्रॉ होगा और 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद बिक्री की होगी उनको करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। भाई, ये तो हो गया ग्राहक के लिए, लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है। जो दुकानदार ये मोबाइल फोन से माल बेचता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है, उसका भी अलग नंबर निकलेगा और उसका भी ड्रॉ होगा और हर सप्ताह उसको हजारों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। ये हर सप्ताह होता रहेगा। व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा, ग्राहक को भी इनाम मिलेगा, लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये इनाम छोटे लोगों के लिए है। जो 50 रुपये से ज्यादा खरीद करता है और जो 3,000 रुपये से कम खरीदता है
उसी को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 से ज्यादा खर्च करने वाले को इनाम की जरूरत नहीं होती है। ये गरीब के लिए है, गरीब के लिए। उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार 2 करोड़ रुपए से कम है, उस दुकानदार को ही इनाम मिलेगा। बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लोग, धोबी होगा, मोची होगा, दर्जी होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, कपड़े बेचने वाला होगा, किराने बेचने वाला होगा, बिस्किट बेचने वाला होगा, छोटे छोटे लोग, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को ये इनाम मिलने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये कोशिश करेगा आपके गांव में भी इनाम आए। आपके गांव के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करने की आदत डालें। व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेन देन करना शुरू करें। आप देखिए, भ्रष्टाचार और कालेबाजारी करने वालों के दिन समाप्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, फिर से कभी देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी। फिर से इस देश में भ्रष्टाचार के खेल नहीं हो पाएंगे। ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, मैं आज इस कानपुर की धरती से देशवासियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये लड़ाई जीत हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं। ईमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोड़ों करोड़ों गरीब देशवासियों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने, ईमानदार लोगों ने देश के लिए कष्ट झेला है। घंटों तक कतार में खड़े रहे। लोगों ने आकर के उनको उकसाने की कोशिश की, राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की, भांति भांति की बातें चलाई गई। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करता हूं, मैं पत्रकारिता जगत से भी आग्रह करता हूं, मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से भी आग्रह करता हूं, लिखने पढ़ने की ताकत वालों से भी आग्रह करता हूं। आप दुनिया को बताओ, आप दुनिया को बताओ, ये 125 करोड़ का देश, कई लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, अशिक्षा है, गरीबी है, उसके बावजूद भी 125 करोड़ का देश ईमानदारी की लड़ाई के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार हुआ है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अजूबा है। दुनिया में कहीं ये संभव नहीं हो सकता जो मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है। उनके जितने गीत गाए उतना कम है, उनके जितने गुणगान करे उतना कम है। दुनिया को भारत की ताकत का परिचय कराए उतना कम है। और इसलिए मैं बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि भारत के गरीब ने, भारत के अनपढ़ व्यक्ति ने, भारत के ईमानदार व्यक्ति ने जो ताकत दिखाई है, उससे जरा दुनिया को परिचय करवाइए। ये मेरे देश की ताकत है, इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, जब अच्छा करते हैं तो तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और तप झेलना भी पड़ता है। मेरे देशवासियों ने अद्भुत कमाल की है भाइयों, अद्भुत कमाल की। इतिहास इस घटना को इसलिए याद नहीं करेगा कि कौन प्रधानमंत्री था और किसने निर्णय किया था। इतिहास इस घटना को इस रूप में देखेगा कि 125 करोड़ का देश ईमानदारी के लिए कैसे खड़ा हो गया था। यह इतिहास दर्जित करने वाला है। इस लड़ाई का विजय
किसी प्रधानमंत्री का नहीं है। इस लड़ाई का विजय किसी दल का नहीं है। इस लड़ाई का विजय किसी सरकार का नहीं है। ये लड़ाई का विजय ईमानदार देशवासियों का विजय है, ईमानदारी का विजय है। ईमानदारी पर देश को आगे ले जाने की लड़ाई का विजय है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, इसको मैं शत शत नमन करता हूं। मुझे फिर एक बार भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, ईमानदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप ही की ताकत के बदौलत, आप ही की ताकत के बदौलत ये देश जीतने वाला है। ये देश ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है। भाइयों बहनों, आओ आओ हम मिल करके आगे बढ़े और जो सपना लेकर के निकले हैं उस सपने को पूरा करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए अपने प्रति जी से आग्रह करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। महिलाएं रुके रहेंगी, महिलाएं रुके रहेंगी, बाद में निकले। थोड़ा भीड़ ज्यादा है इसलिए महिलाएं अपने यहां रुके रहें, फिर बाद में निकलेंगी। एक बार तालियां फिर बजा दो जोरदार, तो दोनों और जोर से, और जोर से, और जोर से। आप सभी कानपुर की जनता को प्रधानमंत्री के इस सफल कार्यक्रम के लिए विशाल रैली, और आप सबने देखा कि लगातार स्क्रीन पर जिस तरह का आलम था वो दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की ओर। आज हम सब जुटे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कैशलेस इंडिया की बात कही है उसको आत्मसात करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप हम भारत को सशक्त,